नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं खबर 24। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। हरियाणा में बढ़ते बिजली कट से जहां पिछले कुछ दिनों से समस्या का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, तो वहीं अब उस समस्या का समाधान होता हुआ भी नजर आ रहा है। इसी कड़ी में फैजाबाद के मलेरना गांव सरकारी स्कूल में सोलर पैनल लगाया गया ताकि बिजली के कट से बच्चों की शिक्षा पर कोई असर न हो। ऐसे में स्कूल में तो बिजली दी ही जाएगी, बल्कि आसपास के घरों में भी बिजली की आपूर्ति को पूरा किया जाएगा। फैजाबाद में बढ़ते बिजली के कट और बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए अब लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा सोलर पावर एनर्जी का इस्तेमाल करने का फैसला कर रहे हैं। हरियाणा सरकार भी अब सरकारी स्कूलों में सोलर पैनल लगाकर बिजली की बचत कर रही है, तो वहीं लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस ओर प्रेरित करने का काम भी कर रही है। इसी कड़ी में फैजाबाद के मलेरना गाँव के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में सोलर पैनल लगाकर बिजली के कट से होने वाली परेशानियों के लिए समाधान किया गया। सोलर पैनल का शुभारंभ करने के लिए स्कूल परिसर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने रिबन काट कर शुभारंभ किया और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि हरियाणा सरकार शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं और इसी को लेकर अब सरकारी स्कूलों में भी सोलर पैनल के साथ वाटर कूलर लगाए जा रहे हैं ताकि बच्चों को शिक्षा देने में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। आदरणीय मनोहर जी के मार्गदर्शन में शिक्षा पर हरियाणा सरकार का बहुत बड़ा फोकस है जी, कि अच्छी शिक्षा हरियाणा के तमाम बच्चों को मिले और गांव में रहने वाले और गरीब परिवारों के बच्चों को भी वही शिक्षा जो शहरों में बड़े लोगों के बच्चों को मिलती है सीबीएसई पैटर्न पर। उसके लिए हरियाणा में सैकड़ों जगहों पर उन्होंने मॉडल संस्कृति स्कूलों की स्थापना की और स्कूलों में जो सुविधाएं चाहिए, सोलर से पैदा होने वाली बिजली चाहिए, स्वच्छ पीने का पानी चाहिए, बैठने के लिए फर्नीचर चाहिए, तो वो सारी तमाम सुविधाएं स्कूलों में हरियाणा सरकार मुहैया करा रही है। और आज इसी निमित्त मलेरना गांव का जो मिडिल स्कूल है वहाँ पर एक वाटर कूलर और साथ में सोलर सिस्टम से सारे स्कूल को ऑपरेट करना, उसका शुभारम्भ आज यहाँ पर किया है। सिर्फ स्कूल में खपत नहीं होगी, स्कूल में 7.5 किलोवाट का जो सोलर पावर सिस्टम लगाया गया है उससे ये पावर सेक्टर को बिजली देंगे भी, जो उनके बिलों में आगे ज़्यादा बिल आएगा तो उसमें एडजस्ट होगा। और सर आने वाले स्कूलों में भी किस तरह से देखने को मिलेगी अब चीज़ें? लेकिन निश्चित तौर पर शिक्षा पर बहुत बड़ा फोकस है हरियाणा सरकार का, इसीलिए नई शिक्षा नीति भी देश में मोदी जी के नेतृत्व में आई है और हरियाणा में भी शिक्षा में बहुत आमूलचूल परिवर्तन सुधार किया जा रहा है जी। अच्छे स्कूलों में सीबीएसई शिक्षा का प्रबंध हरियाणा सरकार ने शुरू किया है और मैं समझता हूँ अच्छे बच्चे वही इंग्लिश मीडियम के गांवों से भी पढ़कर बिजली के कट सर कुछ दिनों पहले देखने को मिले, अब लोगों को कैसे ज़्यादा प्रेरित करेंगे? अब देखिए बिजली की कोई कमी हरियाणा में नहीं है जी। अब आलोचना करने वालों को आलोचना करनी है जी। लेकिन जिन्होंने अंधेरा नहीं देखा उजाले का महत्व उनको समझ में नहीं आता जी। जिन्होंने बुरे दिन नहीं देखे उनको अच्छे दिनों का महत्व समझ में नहीं आता। हरियाणा के लोगों ने अंधेरा देखा है और जब से बीजेपी मनोहर जी की सरकार आई है किस तरह गांव और शहर में निर्बाध रूप से 24 घंटे बिजली मिल रही है। अरे वरना तो 10-12 घंटे बिजली नहीं आती थी, हर आधा घंटे में बिजली जाती थी, आई गई यही सुनते थे और हम सारा हरियाणा इसका चश्मदीद गवाह है। लेकिन शहरों में बिजली आती थी। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। फैजाबाद पहुंचे केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। आपको बता दें कि फैजाबाद के एक निजी अस्पताल के कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे थे। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, विधायक नरेंद्र गुप्ता भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने रिबन काट कर शुभारंभ किया और वहां पर लोगों से बातचीत भी की। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग ने बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के लिए शहर में अलग अलग इलाकों में उप स्वास्थ्य केंद्र खोले हैं। इसी कड़ी में हरिविहार के उप स्वास्थ्य केंद्र में लोगों को पूरे तरीके से सुविधाएं मुहैया नहीं हो पा रही हैं, जिसके चलते लोगों में खासा रोष देखने को मिला। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए हरियाणा सरकार ने अलग अलग इलाकों में उप स्वास्थ्य केंद्र खोले हुए हैं।
जिससे कि स्थानीय लोगों को घर के समीप ही स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया हो सके। लेकिन हरिविहार के स्वास्थ्य केंद्र में लोगों को पूरी तरीके से सुविधा मुहैया नहीं हो पा रही। न तो समय पर डॉक्टर उपस्थित रहते हैं और न ही पूरी दवाइयां लोगों को मिल पा रही हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का दावा है कि वो लोगों को सभी दवाइयां उपलब्ध करवा रहे हैं। जो दवाइयां हमारे पास यहाँ उपलब्ध नहीं होती, उसके लिए लोगों को बल्लभगढ़ या फिर बीके अस्पताल में जाना होता है। वहीं उप स्वास्थ्य केंद्र में तैनात डॉक्टर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि वो समय समय पर लोगों को ओपीडी के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं देते हैं। कहाँ से आए हैं? डिस्पेंसरी में आए हो? जी डिस्पेंसरी में आए हो कि बड़े डॉक्टर कभी मिले हैं आपको? कभी नहीं, डॉक्टर तो नहीं मिले, डॉक्टर नहीं मिले। नहीं मिले कभी डॉक्टर साहब, लेकिन स्टाफ जो है, नर्सिंग स्टाफ है जो, उनका तो कहना है कि डॉक्टर साहब डेली आते हैं, वो चेक करते हैं मरीजों को। मरीज जो यहाँ आते होंगे वो देखते होंगे। हम तो अब दोबारा से आए। आपको नहीं मिले? नहीं, दोनों बार आए हो, आपको बड़े डॉक्टर नहीं मिले? नहीं मिले। उनको सारी दवाइयाँ मिल रही हैं और जो दवाइयाँ नहीं मिलती वो हम बल्लभगढ़ में जो एमसी शाखा है वो हम वहाँ के लिए भी बोल देते हैं कि जो कई बार ऐसे प्रोवाइड करवा देते हैं। टाइमिंग क्या है आप लोगों की आने की? टाइमिंग जो है 9 से, और बाकी ये डिलीवरी हट है और ये 24 आवर्स खुला होता है। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि डॉक्टर साहब जो हैं वो टाइम पर नहीं आते हैं, हॉस्पिटल में डिस्पेंसरी के अंदर नहीं आते हैं, वो यहाँ से गायब रहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। डिस्पेंसरी में जो स्टाफ जो है प्रॉपर आता है। कई बार क्या होता है ना, जैसे कि हमारी क्योंकि हर एक सीट पे एक ही इंडिविजुअल व्यक्ति है, तो मान लो बीके में मीटिंग हो गई या फिर मेरे को ही लगा लो, अगर वैक्सीन ले आनी हो तो काम सफ़र करता है। और इवन सेंट्रल स्टोर का कोई काम हो या वेयर हाउस जाना हो, गुड़गांव जाना हो, तो एक सिंगल व्यक्ति के कारण जो है ना, मतलब कि वो कहीं ना कहीं, या डॉक्टर भी है वो, अगर डॉक्टर साहब की मीटिंग है तो फिर नेचुरल सी बात है, सफ़र तो करेगा ही करेगा। हाँ, स्टाफ की है हर जगह जो है। हर एक इंस्टीट्यूशन के अंदर 2-2 लोग होने चाहिए। बाई चांस किसी भी व्यक्ति को मान लो मीटिंग हो तो प्रॉपर तरीके से उसका सब्स्टिट्यूट होना चाहिए। सर यहाँ पे एक्चुअली मैं ओपीडी देखता हूँ, बाकी यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से मॉर्निंग ओपीडी स्पेशलिस्ट की भी स्टार्ट कर रखी है। जो हमारी मैडम हैं, मैडम भी हैं, सर भी आते हैं, जिनको ऑन कॉल हम बुलाते हैं। ऑन कॉल क्या, डेली बेसिस पे होते हैं, जो 10 बजे से 3 बजे तक जिनकी ओपीडी होती है स्पेशलिस्ट वाली। बाकी मैं अवेलेबल रहता हूँ और सबको कोविड का टीका और वैक्सीनेशन वगैरह प्रॉपर तरीके से जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं उनके हिसाब से काम चल रहा है। सर ऐसा तो होता नहीं है कि मैं ना आऊँ, पर कई बार ये होता है कि सरकारी काम भी होते हैं, बीके में मीटिंग्स वगैरह हुई या फिर कोई इधर उधर एरिया में इंस्पेक्शन के लिए या जाना पड़ जाता है, वैक्सीनेशन चलता रहता है तो वहाँ भी राउंड के लिए जाना होता है। बाकी जो नॉर्मल रूटीन वाले पेशेंट है वो तो यहाँ मिलते ही हैं। कई बार वैक्सीनेशन के लिए रैंडमली जो पेशेंट आते हैं तो वो तो हमें भी नहीं मिलते, उनका अपना वैक्सीनेशन का काम होता है, वैक्सीनेशन लगवा के चले जाते हैं। बाकी जो ओपीडी वाले या फिर कोई बीमारी से मरीज आता है तो वो तो नॉर्मली मिलके ही जाता है हमसे। अगली खबर की ओर, कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की नियुक्ति पर कहा कि कांग्रेस में पहले ही इतने भी पक्ष हैं कि उन्हें दूसरे विपक्ष की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर सरकार पूरी तरह से तैयार है। इसको लेकर उनकी मुख्यमंत्री से बात भी हुई है और जल्द ही प्रदेश में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह बबली गांव भनकपुर के लोगों की समस्याओं को सुनने पहुंचे थे। इस मौके पर उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया। इस मौके पर उनके साथ वरिष्ठ बीजेपी नेता तेजपाल डागर मुख्य रूप से मौजूद रहे। ग्रामीणों ने उनके समक्ष जो समस्याएं रखी, उन्होंने तुरंत अधिकारियों को उनका समाधान करने के आदेश भी दिए हैं और उनका समय भी बाउंड किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस का सिंबल पर चुनाव लड़ने का अपना फैसला है, वो सिंबल पर चुनाव लड़े या ना लड़े, लेकिन बीजेपी और जेजेपी गठबंधन सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ेगा, ऐसा उनका मानना है। उन्होंने कई गांव के किसानों को आश्वासन दिया है कि जो किसानों को सेम की समस्या का सामना करना पड़ रहा है उनका भी जल्द ही समाधान किया जाएगा। साथ ही कहा कि गांव को शहरों की तर्ज पर बनाने का उनका लक्ष्य है। 70% आबादी गांव में रहती है और उनका मानना है कि अभी गांव में विकास की बहुत ज़रूरत है।
जी ने और सभी साथियों ने, हमारे पार्टी के पदाधिकारियों ने आज अभिनंदन समारोह का एक प्रोग्राम रखा हुआ था, तो उसमें मैं आया हूँ। गांव की समस्याएं थी, गांव में डेवलपमेंट को लेकर कुछ चर्चाएं थी, तो उस प्रोग्राम में पहुंचा हूँ। और मैं आज इस सफल आयोजन की भाई तेजपाल डागर जी को, पूरी टीम को, हमारे सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जो गांव से संबंधित समस्याएं थी हमने सुनी है, उसको आने वाले बहुत कम समय में मंत्री चुनाव आ गया है पंचायतों का, तो क्या मान रहे हैं कि पहली बात तो ये कि आप जननायक जनता पार्टी से विधायक हैं, तो अपना चुनाव चिन्ह अपनी पार्टी का ही लड़ाएंगे या फिर देखिएगा, ये हमारे दोनों पार्टी आज गठबंधन में सरकार चला रहे हैं, दोनों पार्टियों का साझा फैसला होगा। और जहाँ तक मेरा मानना है, पंचायत और जो मेंबर के चुनाव वो सिंबल पर ना कभी पहले हुए, शायद ना ये चुनाव कब तक होगा। और बड़े चुनाव का फैसला सिंबल पर लिया जाता है, पंचायतों का फैसला कब तक चुनाव होंगे, क्या लगता है आपको? जिस तरीके से जल्दी कंडीशनल कोर्ट ने भी कर दिया है, कंडीशनल ने उन्होंने हमें रिलीफ दिया। अगर कोई गलती होती है तो दोबारा सभी चुनाव कराने पड़ सकते हैं, तो नहीं, ऐसे कोई गलती करेंगे नहीं। और कोर्ट ने रिलीफ दिया है। एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी चर्चा हुई है, इस पर अभी एक बार चर्चा करके फौरी तौर पर अगले 1-1.5-2 महीने कांग्रेस सिंबल पर लड़ने के लिए बोल रही है चुनाव, वो उनका पार्टी का फैसला है, वो क्या करे। कांग्रेस कह रही है कि पंचायत चुनाव में सुपड़ा साफ कर देंगे भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का। वो जनता का फैसला है, सुपड़ा पार्टी ने नहीं करना होता साफ, जनता ने बनाना होता है, जनता ने हटाना होता है। वो हरियाणा प्रदेश की जनता बखूबी जानती है कि किसको सत्ता में रखना और किसको हटाना है। जो डेवलपमेंट आज गठबंधन की सरकार कर रही है, जो फैसले आज ही सरकार ने, हमारी गठबंधन सरकार ने लिए हैं, वो फैसले 60 साल तक कांग्रेस नहीं ले पाई थी। आज जितनी भी योजनाएं हैं, मैं गांव के लिए जो मुझे जिम्मेवारी गांव में मिली है एज पंचायत मंत्री, योजनाओं को जब देखता हूं तो 60 साल की समस्याओं को आज हमारी गठबंधन सरकार ने। मंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष बना कांग्रेस का फरीदाबाद से है उदयवान, लेकिन कुलदीप बिश्नोई को मतलब चाह रहे हैं जो खबरों में बात करेंगे अब पलवल की। होडल अपराध जांच शाखा पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए पलवल में पीएनबी बैंक के 25 लाख रुपए से भरे एटीएम चुरा ले जाने के आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपियों से पूछताछ में सामने आया है कि इससे पहले भी वो इस तरह की कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस ने आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लेने की तैयारी शुरू कर दी है। पलवल डीएसपी अनिल कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि श्रद्धानंद पार्क के सामने हुई एटीएम लूट के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये वही आरोपी है जिसने 1 मई 2022 की रात को न्यू कॉलोनी श्रद्धानंद पार्क के सामने पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम का दरवाजा तोड़कर 25,35,500 रुपए से भरे एटीएम को उखाड़कर चुरा लिया था। इस मामले में सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से स्कॉर्पियो गाड़ी के माध्यम से एटीएम को उखाड़ने पुलिस के लिए अहम सुराग बना, जिस पर त्वरित कार्यवाही करते हुए पुलिस ने इस वारदात के आरोपी नूह जिले के उमरा गांव निवासी मोहम्मद वसीम को धर दबोचा। पकड़े गए आरोपी ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि उसने अपने 8 साथियों, जिसमें नूह का रहने वाला रणवीर उर्फ राणा, नरसी उर्फ नरेश, पलवल के रहने वाले छोटू, इरफान उसके गांव का सलीम शामिल है। 2 गाड़ियों का इस्तेमाल कर इस वारदात को अंजाम दिया गया था और आरोपियों ने बताया कि इस वारदात का मास्टरमाइंड रणवीर है। फिलहाल इस बड़ी वारदात का खुलासा कर जिला पुलिस ने राहत की सांस ली है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने भारत के विभिन्न राज्यों में एटीएम कटर की कई वारदातों को अंजाम दिया है। इस मामले से पहले भी आपराधिक मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जिनका रिकॉर्ड रिमांड के दौरान खंगाला जाएगा। और हमारे सीआईए और लोकल थाना जो कैंप की पुलिस है, सभी ने प्रयास करते हुए साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से इस मुकदमे में कार्रवाई करते हुए एक आरोपी मोहम्मद वसीम पुत्र अब्दुल हमीद निवासी गांव उमरा थाना नगीना जिला नूह को गिरफ्तार किया है और आज उसको अदालत में पेश किया जाएगा, जहां से उसका पुलिस रिमांड लिया जाएगा। अभी तक की पूछताछ में उसने अपने अन्य साथियों का भी नाम बताया है, तो पूरा का पूरा जो खुलासा है वो इसमें पुलिस रिमांड लिया जाएगा। उसके बाद में इस मुकदमे में गिरफ्तारी की जाएगी। अभी तक इस मुकदमे में जो एटीएम मशीन थी वो बरामद की गई है और इस घटना में जो प्रयुक्त हुई थी उनमें से एक गाड़ी स्कॉर्पियो जिससे बांध के और एटीएम को उखाड़ के ले गए थे प्रयोग हुई थी,
उसको बरामद किया गया है। और जो अभी इनके साथी और कुछ बाकी जो कितने मुकदमों में और हैं ये शामिल, कितने लोग थे इसमें टोटल अभी तक की पूछताछ में 9 आरोपियों के शामिल होने की बातें आई हैं। और कितना अभी रिकवर कितना हुआ है इनसे, पैसा कुछ रिकवर हुआ है? हाँ, अभी इनको गिरफ्तार किया है तो पुलिस रिमांड लेके इनसे अमाउंट जो थी वो रिकवर की जाएगी। सभी आरोपी सर मेवात के हैं या कहीं अलग अलग स्थान के हैं? हाँ, अलग अलग स्थान के हैं। इसमें कुछ मेवात जिला के हैं, कुछ पलवल के हैं और कुछ कोसी उत्तर प्रदेश। पहले भी कोई मामले दर्ज हैं उन पर किसी प्रकार के? ये अभी इनसे पूछताछ के बाद में और हम इनका रिकॉर्ड लेंगे कंसर्न थाने से, उसके बाद में बताएंगे कि इनके खिलाफ कितने होंगे। पुलिस पहुंची कैसे? हमारी जो साइबर क्राइम टीम है उसने मदद से कुछ हमारे जो गुप्त सूत्र विशेष होते हैं उनकी मदद से साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करते हुए सीसीटीवी जो वहाँ पे लगे हुए थे उनकी मदद से आरोपियों की फ़ोटो और इनका जो वीडियो उसमें रिकॉर्ड था वो दिखाते हुए करीब हमने इसमें 150-200 आदमियों को फ़ोटो उनकी और वो सीसीटीवी दिखा के इनकी आइडेंटिफिकेशन और साथ ही साथ जो हमारी साइबर जो टीम थी उसने साइंटिफिक तरीके से इनकी उपस्थिति यहाँ पे देख के और एक रूट जो इन्होंने बनाया था वहाँ तक हम पहुँचते वहाँ जो रास्ते के अंदर जो सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे उनकी मदद से हम घटनास्थल से और जो इनका जहाँ पे ठिकाना था वहाँ तक हम पहुँचने में जो आरोपी। खबरों में बात करेंगे हम गुरुग्राम की। गुरुग्राम में भगवान परशुराम भवन के आदर्श ब्राह्मण सभा की ओर से सामाजिक समरसता सम्मेलन धूमधाम से मनाया गया। भगवान परशुराम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में ब्राह्मण समाज की ओर से सब समाज के वरिष्ठ जनों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में हरियाणवी लोक कलाकार महावीर गुड्डू एवं उनकी टीम ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से रंग जमाया और प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत की। विशिष्ट अतिथि के तौर पर प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल और पूर्व मंत्री राव नरवीर सिंह भी पहुंचे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता हरियाणा बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व चेयरमैन JL शर्मा ने की। इस प्रबुद्ध समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रम परशुराम जयंती जो मनाई जा रही है और जो हमारे मानवता को रास्ता दिखाने वाले ऋषि मुनि उनके जयंतियां मना करके समाज को जो रास्ता दिखाते हैं, मैं इनको धन्यवाद करता हूं। और आज के इस संकट के समय में जब दुनिया में हर जगह अफरा तफरी फैली हुई है, ब्राह्मण समाज का दायित्व बनता है कि मानवता को शिक्षित करके सही जीवन यापन करना, सही धर्म का रास्ते पे चलना, ये सिखाएं जो हमेशा से करते आए हैं। मुझे भरोसा है इस वक्त जो है पूरा ब्राह्मण समाज देश के नेतृत्व को सही रास्ते पे चलाने में पूरा सहयोग आपका तो सृजन है और भगवान पर जयंती सबको बधाई, सबके लिए मंगल हो। और भगवान परशुराम जी ने देश और दुनिया को दिशा दी और भगवान परशुराम जी ने जो अपराधी प्रवृत्ति के तत्व को उनका नरसंहार करा और धर्म की रक्षा करी। और मैं तो ये कहूँगा भगवान परशुराम सबके हैं और ऐसा जिस तरह का समाज योगेश जी ने कुछ रखा, सब धर्म, सब मजहब के लोग, सब जाति बिरादरी के लोग, ये पहला ऐसा कार्यक्रम था गुरुग्राम में, सभी लोगों को उस मंच पर इकट्ठे कर और भगवान परशुराम का जो मैसेज था, जो संदेश है, वो हर घर तक, कोने कोने तक पहुंचाने का काम। सर, आजकल नैतिक शिक्षा की बहुत कमी होती जा रही है और भगवान परशुराम के नाम से जवानों को, यंग जनरेशन को आप क्या करना चाहते? नहीं, मैंने कहा है भगवान परशुराम के नाम से शिक्षा के क्षेत्र में हमको ताकतवर और शिक्षा के क्षेत्र में हमें बढ़ना चाहिए। उनकी नीतियों पर, उनकी रीतियों पर
अपने आप में को शिक्षा के क्षेत्र में बलशाली हो। आज ताकत की जरूरत नहीं है उसकी, आज शिक्षा की ताकत की जरूरत है। शिक्षा के साथ साथ अपनी शिक्षा को मजबूत करें और शिक्षा के क्षेत्र में पराक्रम। शर्मा जी, बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में जंग छिड़ी हुई है, क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी का इस प्रदेश में। मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए खबर 24 के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।